हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोग के लिए क्लास 8 हिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ। पहला पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और फिर डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ते हैं। देखिए, हमने इससे पिछले वीडियो में ये पढ़ लगा कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया गया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से खत्म हो गई, तब अब ब्रिटिशर्स चाह रही थी कि और भी ज्यादा फोर्ट बनाए और जिसे पूरे जितना भी फोर्ट है उसको अपने कंट्रोल में रखे। तो देखिए, उसी टाइम ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल गया था कि वो कलकत्ता में अपना एक फोर्ट बना ले, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में अपना फोर्ट बना लिया था। और देखिए, जब वो कलकत्ता में फोर्ट बनाया तब उसको पता चला ये जो बंगाल है ये बहुत ही रिच प्रोविंसेस है, ये डेवलप भी है और डेवलप के साथ साथ इसके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ भी है। तब वो सोचने लगा कि क्यों ना अगर हम इस बंगाल को अपने कंट्रोल में रख लें, तब तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी आ जाएंगे और ये डेवलप है, इससे हमें कॉटन मिल जाएंगे, सिल्क वगैरह मिल जाएंगे, जिसे हम अपने कंट्री में भेज सकते हैं। तो उस टाइम का जो नवाब था, कहाँ का नवाब, तो बंगाल का जो नवाब था वो था अलवर्दी खान। और अलवर्दी खान भी बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर था, वो बहुत ही अच्छा से एडमिनिस्ट्रेट करता था। और अलवर्दी खान चाहता था कि जितने भी फॉरेन मर्चेंट है, फॉरेन मर्चेंट मतलब कि जितने भी विदेशी व्यापारी है, उसी वे अपने कंट्रोल में रखे, ना कि उसके कंट्रोल में हम रहे। तो उसके जीते जी, मतलब कि अलवर्दी खान के जीते जी अंग्रेज को, मतलब अंग्रेज सोच भी नहीं सकता था कि बंगाल को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन जब अलवर्दी खान मर गया, तब उसका पोता बना नवाब। पोता था सिराज उद दौला। कौन सा पोता? अलवर्दी खान का पोता था सिराज उद दौला। और ये सिराज उद दौला तब नवाब बना। जब सिराज उद दौला नवाब बना, तो क्या किया ना, अंग्रेज अपना जो है ये कलकत्ता, और कलकत्ता से वो चाह के एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा अपना जगह को और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। उसी टाइम में यहाँ पर बैटल हुई और बैटल के बाद वापस से सिराज उद दौला अपने महल चले गए और दोबारा रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव 900 यूरोपियंस और 1200 सिपाहीज को लेकर के आई और दोबारा से वो कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिए। आई होप ये समझ में आ गए होंगे कैसे हुआ। अलवर्दी खान नवाब था, उसका पोता फिर सिराज उद दौला नवाब बना, जिसके नवाब बनते ही अंग्रेज चाहने लगा कि क्यों ना हम कलकत्ता को और थोड़ा एक्सटेंड करें। तो वो जब एक्सटेंड करने के लिए आए, तो फिर उसी टाइम में सिराज उद दौला तोप के साथ आए और वहां पर बैटल हुई। बैटल तो नहीं हुई, जिससे क्या हुआ कि वहां पर अंग्रेज जो थे वो वहां से भाग गए और मद्रास जाकर के, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के साथ और 900 यूरोपियन और 1200 सिपाहीज के साथ वापस वो कलकत्ता आए और कलकत्ता का रिकैप्चर कर ली। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी। देखिए, ये भारत के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बिना कुछ लड़े, बिना कोई लड़े ही इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। अब ये कैसे हुआ? देखिए, जब सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई प्लासी में। प्लासी अब कौन सा जगह है? तो प्लासी जो है वो कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में जगह है, बीच की जगह, मतलब मुर्शिदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर आगे है ये जगह। तो यहाँ पर लड़ाई हुई। तो यहाँ पर जब लड़ाई हुई तब वहां पर मीर कासिम, अब ये मीर कासिम फोर्ट था, तो मीर कासिम जो था वो सिराज उद दौला का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिराज उद दौला का सेनापति था मीर कासिम, और सॉरी मीर जफर। और मीर जफर चाह रहे थे कि वो राजा बने, मतलब वो नवाब बने बंगाल के। कौन चाह रहे थे? मीर जाफर। मीर जाफर चाह रहे थे कि वो नवाब बने बंगाल के, और इसीलिए ये बात अंग्रेजों को पता चल गई और अंग्रेज आए मीर जाफर के पास और मीर जाफर को बोले कि अगर तुम मुझे जिता दोगे इस लड़ाई में तो मैं तुम्हें राजा नवाब बना दूंगा यहाँ का। तो बोला अब वो कैसे जिताने? तो वो बोले कि तुम्हें जहां पर युद्ध होगा, लड़ाई होगी प्लासी में, वहां पर तो तुम्हें आनी है, लेकिन वहां पर आ जाने के बाद तुम्हें मेरे साइड आ जानी है, लड़नी ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही हुआ और इसीलिए अंग्रेज जो है वो लगभग 50 सैनिक से भी कम सैनिक वहां पर लेकर गया था। और वहां पर जब आदेश देना था, मतलब मीर जाफर आदेश देगा तभी तो वो सैनिक वगैरह हमला करेंगे। जैसे हम लोग में होता है कि एनसीसी या किसी में भी होता है कि जब तक कमांडर हम लोग को कमांड नहीं देगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब तक सेनापति उन लोगों को आदेश नहीं देगा तब तक सेना कैसे हमला कर सकती है? नहीं करेगी। तो वही हुआ, जब वहां पर लड़ाई करने की बारी आई तो जब है सेनापति मतलब मीर जाफर जो है वो ब्रिटिशर्स की साइड चले गए
और बोले कि हम ये लड़ाई नहीं करेंगे। तो इस लड़ाई में देखिए सिराज उद दौला लड़ाई नहीं की, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज जो है वो इस लड़ाई को जीत गई। अब इससे क्या हुआ, मीर जाफर जो है वो, जैसा अंग्रेज ने वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बना दूंगा, तो मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर के सामने ये एक शर्त रखा गया, मतलब ये बोला गया कि तुम्हें मुझे गिफ्ट के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे और 24 परगनास देनी होंगी, 24 प्रोविंसेस मुझे देने होंगे इस गिफ्ट के तौर पर। तो वो बोला ठीक है, शुरू में तो बोला ठीक है, लेकिन बाद में उसे पता चला ये तो एक बहुत बड़ी रकम है, ये मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर ये उस नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी, मतलब ये जो नवाब की गद्दी है वो मीर जाफर से मीर कासिम को सौंप दी। अब जब मीर कासिम नवाब बन गया, तो मीर कासिम तो बोला कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, लेकिन वो मीर कासिम चाह रहा था, वो भी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो चाह रहे थे कि हम किसी भी फॉरेन कंट्रोल में नहीं लगे रहे, मतलब कि हम विदेशी की कंट्रोल में नहीं रहे, हम अपना खुद से राज करें। तो उन्होंने तो कुछ उन्हें गिफ्ट में दे दिया, बट बोला कि मैं तुम्हारे अंडर नहीं रहूंगा। वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन मर्चेंट को और जो यूरोपियन मर्चेंट थे, जो अंग्रेजों के व्यापारी थे, फॉरेन व्यापारी थे, उस दोनों को बराबर इक्वल ट्रीट कर रहे थे। जितना फैसिलिटी अंग्रेजों को दिया जा रहा था, उतना ही फैसिलिटी भारत के मर्चेंट को भी दिया जा रहा था। और ये बात जो है, ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, और वो बोले कि मैं तुम्हें भी रिफ्यूज कर दूंगा। इसलिए ये जो है मीर कासिम, ये चला गया शाह आलम के पास। शाह आलम कौन था, मुगल एम्परर था, और उसके साथ साथ सिराज उद दौला, और ये तीनों मिलकर के फिर एक लड़ाई कॉज की, जो कि जिस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि जब रिफ्यूज हो गया, जब मीर कासिम रिफ्यूज हो गया, तब वो गया किसके पास, शाह आलम टू के पास, जो कि मुगल एम्पायर थे, और सिराज उद दौला जो कि अवध के नवाब बन गए थे दोबारा। तो ये गए, ये तीनों मिल करके बोला कि हम तीनों मिलकर, एक तीनों ने संधि की और फिर अलायंस किया, और फिर तीनों मिलकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई की। दोनों में फिर से एक बैटल हुआ, जो कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर में लड़ाई हुई थी, जो कि अभी बिहार में है। तो ये जब लड़ाई हुई थी, इसमें भी हमारा वो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तो ब्रिटिशर्स की, ये जीत गई। अब ये लड़ाई में जब जीत गई, तो जीतने के बाद उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए एक नया सिस्टम लाया, जिसे कहा गया दीवानी। दीवानी में मतलब बंगाल में जितने भी प्रोविंसेस थे, उन सब से रिवेन्यू कलेक्ट किए जाएंगे, जिसे उन्होंने कह दिया दीवानी। और पता है उस टाइम में जो बंगाल था, वो अभी बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और बंगाल, मतलब ये इतना बड़ा एरिया जो था, वो उस टाइम में बंगाल ही कहलाता था। तो इतना बड़ा इलाका का जो भी दीवानी होगा, वो सारा जाएगा अंग्रेजों के पास। और इतना ज्यादा ये दीवानी था ना, कि इसके वजह से वो अपने सैनिकों के जो भी खाना पीना होता है, वो सब कुछ मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट है ये डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। देखिए डुअल गवर्नमेंट जो है, ये वही वो जो दीवानी कलेक्ट कर रही थी, इसी को उन्होंने डुअल गवर्नमेंट बोल दिया। मतलब कि बंगाल से जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होगी, वो होगी डुअल गवर्नमेंट, और यही बंगाल में लागू हो गया था। ये 1765 से 1772 तक ही चली थी। देखिए इसमें क्या हुआ था ना, कि नवाब को हटाया नहीं गया था, बोला था नवाब को बोला था कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ठीक है। और उन्होंने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जुडिशरी देख रही थी, जितने भी सैनिक थे कौन कहाँ पड़ेगा वो देख रहे थे, और इसके अलावा जो भी रिवेन्यू कलेक्शन करके जो भी पैसा आ रहे थे, वो सारा जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। मतलब कि अभी जैसे देखो, रियल पावर किसके पास है, रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन नॉमिनल पावर, नाम का पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक उसी तरह पहले हो रहा था, नवाब के पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, रियल पावर किसके पास था, प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि उस टाइम में अंग्रेजों के पास थी। अंग्रेज जुडिशरी भी देख रही थी, इसके अलावा जो भी रिवेन्यू आ रही थी वो भी देख रही थी, कौन सैनिक कहाँ पर रहेंगे वो सब भी देख रही थी। देखिए यही था हमारा डुअल गवर्नमेंट। एक बात पता है, देखिए एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे इतिहास में इतना बड़ा बदलाव आया। देखिए मीर जाफर जो है, वो अगर लड़ाई करती उस टाइम में, वो अगर अंग्रेजों के साथ नहीं जाते, और वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करती सिराज उद दौला के साथ एक सेनापति बन के, तो शायद हमारे इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं होती, जिसे हम लोग अभी हम लोग जो इतने सालों 200 सालों तक अंग्रेज के गुलाम रहे थे, वो शायद नहीं हो पाते हम लोग। लेकिन एक छोटे से एक इंसान के गलती के वजह से आज हम लोग को जो है वो इतना पीछे चले गए। पहले हम लोग भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया,
देखिए पहले भारत में सिर्फ नमक ही बाहर से आती थी, लेकिन अब इतने सारे कुछ बाहर के देशों से, फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आ रहे। आप सोच सकते हैं कि भारत देश अब कितना पीछे जा चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।